साथियों नमस्कार। साथियों, हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण शास्त्र से आज हम कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी विषय की क्लासेस आज से शुरू करेंगे। वर्णमाला आपकी सबसे पहली क्लास है। जो भी साथी पेड क्लास लिए हुए हैं बिल्कुल उसके लिए ये वीडियो शो हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, महज 100 रुपये अल्प शुल्क के साथ आप हिंदी वर्णमाला की कंप्लीट जो ग्रामर पोर्शन साथ ही साथ शिक्षण शास्त्र की जो क्लास है वो आपको प्राप्त होगा। तो जो साथी बिल्कुल पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आज की इस वीडियो में, आज की इस सेशन में आप सभी साथियों को बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी क्लास है, फर्स्ट क्लास है वर्णमाला। वर्ण भाई नाम से स्पष्ट है। देखो, चीजों को पहले समझो। माला मतलब जानते हो, मोतियों की माला, चाहे गोंदा फूल की माला, है ना भाई। माला मतलब बहुत सारे जब मोती आ जाएंगे तो वो क्या कहलाता है, आपका माला कहलाता है। अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है वर्णमाला, अर्थात वर्णों का जब क्रम आ जाता है तो वही वर्णमाला कहलाता है। क्लियर है भाई? समझो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे समूह तो होंगे, लेकिन इधर उधर फेंक दिए हो तो वो वर्णमाला नहीं है। मान लीजिए ये एक निश्चित क्रम से जुड़ा हुआ है, तब हम उनको बोलेंगे कि ये वर्णमाला है। ठीक है। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम वर्णमाला है। देखो, इसमें लिपि चिन्ह भी एक व्यवस्थित क्रम में जमे होते हैं वर्णमाला के। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से प्रश्न आपका बना हुआ है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको ध्वनि या वर्ण कहा जाता है, हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो। तो हिंदी वर्णमाला की जो लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है। और इसको लिखने की जो शैली है उसी को लिपि कहा जाता है। लिपि मतलब लिखने की शैली। ठीक है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, और लिखने की शैली को ही हम लिपि कहते हैं। इनको भी याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इसी वर्णमाला के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। स्वर देखने को मिलता है, व्यंजन देखने को मिलता है ना। तो बात करें सबसे पहले हम स्वर की, इसको अंग्रेजी में वावेल्स कहा जाता है। और आपके प्रश्न इन्हीं स्वर विसर्ग व्यंजनों से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आता है स्वर। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द को स्वर कहते हैं या स्वर कहलाता है। देखो भाई, स्वतंत्र रूप से, मान लीजिए मैंने कहा ये का, तो क्या ये स्वर कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क को बोलने के लिए हम यहां पर अ शब्द का उपयोग कर रहे हैं। क क आ रहा है, इसलिए का जो है स्वर नहीं है। लेकिन यहीं पर जब हम अ या आ या बड़ा ई कुछ भी ले लो तो ई, क्या ई को बोलने के लिए किसी और शब्द स्वर की जरूरत हो रही है? तो नहीं। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, जबकि क क्या है, उसमें स्वर लग रहा है, का एक व्यंजन है। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। क्लियर है भाई? परंपरागत रूप से देखो, अब बहुत सारे विवाद की स्थिति यहां पर है। कई का कहना है कि स्वर 11 प्रकार के हैं, 12 प्रकार के हैं, 13 प्रकार के हैं। तो परंपरागत रूप से इनकी जो संख्या है 13 मानी गई है। ठीक है भाई, परंपरागत रूप से इनकी जो संख्या है 13 मानी गई है। लेकिन यहाँ पर साथियों, जब हम बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से, तब 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर हैं तथा 35 व्यंजन हैं। ये उच्चारण की दृष्टिकोण से अगर पेपर में आता है डायरेक्ट, ठीक है भाई,
आपको समस्या ना हो, उच्चारण के दृष्टिकोण से 45 स्वर वर्ण होंगे, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं लेखन के दृष्टिकोण से, और जब पेपर में आता है तो हम व्याकरण लेखन ही है ना भाई। तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर तथा 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है भाई। लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। आप देखो यहाँ पर स्वर तो काउंट करके भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये किसके आधार पर है भाई? लेखन के आधार पर। ठीक है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आहा, ये 13 प्रकार के जो स्वर है आपको देखने को मिलते हैं। चूंकि यहाँ पर अन्य तरीके से और जो है स्वरों की संख्या 11 भी होती है, अंग आहा को कभी कभी हटा देते हैं। ठीक है, अनुस्वार अनुनासिक की तरह से। तो भाई आपको याद रखना है, लेखन के दृष्टिकोण से 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करें यहाँ पर मूल स्वर, तो मूल स्वर कितने होते हैं? तो ये जो मूल स्वर है साथियों, 4 होते हैं। अ ई उ री, यही मूल स्वर है जिनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, याद रखना है आपको ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। उसके बाद में देखो, ये जो पर है, तो मात्रा के आधार पर आपके 2 प्रकार की मात्रा आपको देखने को मिलेंगी स्वर के अंदर। क्या क्या भाई? तो एक तो लघु मात्रा और एक दीर्घ मात्रा। आप सभी जानते हैं लघु और दीर्घ में इस तरह का संकेत होता है। चूँकि आपके सिलेबस में छंद वगैरह नहीं है साथियों, इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतना आपको जानना है, मात्रा के आधार पर जब बात करें तो 2 प्रकार होगा, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद स्वरों की मात्रा की जब बात आती है तो देखो, स्वरों की मात्रा की जब बात आ रही है तो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग होता है, देखो भाई, कोई भी व्यंजन, जैसे मान लो मैंने कहा खा, ठीक है, कोई भी व्यंजन, अब इसको उच्चारण को स्पष्ट करना है तो इसके साथ में क्या होता है? आ स्वर का प्रयोग होता है। और ये जो स्वर है मूल रूप में न आकर जिस रूप में आता है उस स्वर को स्वर की मात्रा कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ख, अब ख में मान लीजिए मैंने बड़ा ही स्वर का प्रयोग किया तो ये क्या बन गया भाई? खी बन गया। तो यही जो मात्रा कहलाती है, समझ गए ना? स्वर की मात्रा, अर्थात आपने देखा होगा क की, देखो इसमें अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटा ई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और आहा की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से वो जो मात्रा होता है ना, ये छोटा ई का, ये बड़ा ई का, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी मात्राएं हैं स्वरों की। समझ रहे हो भाई? आगे बढ़ेंगे। देखो, चूंकि अभी हमने देखा स्वरों के प्रकार, अब मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो अनुस्वार और अनुनासिक शब्द आपने सुना होगा। चूंकि मैं सभी बिंदुओं पर इसलिए प्रकाश डाल रहा हूं एक परिचय की तरह, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यदि आए तो वो आपका बन जाए। ठीक है भाई? देखो, अनुस्वार, अनुनासिक। देखो, अनुस्वार, अब अनुस्वार का तात्पर्य है यहाँ पर ऊपर में अंग की जब मात्रा लगती है ना तो वो बन जाता है आपका अनुस्वार।
स्वर, जैसे कंगन, संदीप। लेकिन जब चंद्र बिंदु आ जाता है तो वो अनुनासिक बन जाता है, जैसे आँख, आंचल। तो ये इसको आपको भूलना नहीं है। अनुस्वार मतलब खाली बिंदी, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। अनुस्वार मतलब खाली बिंदी, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। अनुस्वार मतलब खाली बिंदु, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। ठीक है, चीजें स्पष्ट है। अब मैं बात करूं यहाँ पर स्वरों के वर्गीकरण की, तो इसी को अर्थात इस वर्गीकरण को ही आपका प्रकार भी कहा जाता है साथियों। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्वरों के वर्गीकरण या स्वरों का प्रकार, तो स्वरों के जब प्रकार की बात करते हैं तो हम महत्वपूर्ण जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुंह खोलने के स्थिति के आधार पर। तो इस तरह से ये जो प्रकार हैं, आपके यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है भाई, डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको इसको समझना है। अब उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो देखो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। और ये 2 प्रकार के स्वर क्या क्या होते हैं भाई? एक तो है आपका मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। ठीक है, क्या क्या? एक है मूल स्वर और एक है दीर्घ या गुरु संधि। ठीक है, या से संधि स्वर कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार, रट्टा मार लेना भाई, क्या क्या वो नहीं आएगा मान लीजिए, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही। तो 2 प्रकार, मूल स्वर और संधि स्वर। अब ये मूल स्वर क्या, देखो मूल स्वर 4 है, आ ई उ री। और जब संधि स्वर की बात आती है तो ये जो संधि स्वर है, जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं, अर्थात 2 स्वरों के योग से बनने वाला जो स्वर है क्या कहलाता है भाई? दीर्घ या संधि स्वर कहलाता है। ठीक है, यह भी आपका 2 प्रकार का होगा। क्या क्या? तो मूल दीर्घ और संयुक्त दीर्घ। चूंकि यहाँ आपकी मैं बताऊं तो उत्पत्ति के आधार पर आपको 2 ही प्रकार को याद रखना है, 2 प्रकार का होता है करके, क्योंकि आपके परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं। अब हम आते हैं उच्चारण के आधार पर, जिसे उच्चारण काल के आधार पर कहा जाता है। तो उच्चारण काल के आधार पर साथियों ये जो स्वर है वह 3 प्रकार का होता है। देखो अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार बताया, अब उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या 3 प्रकार होते हैं? सबसे पहले तो आता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा आता है प्लुत स्वर। और प्रमुख इसी को देखो कई सारे बुक में ना आपको देखने को मिलेंगे ना साथियों, मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा, बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलते हैं जब स्वरों के प्रकार की बात आती है ना, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसी को स्वर के प्रकार बताया गया है। जबकि स्वर के जो प्रकार हैं ऊपर में आपको ये जो दिया हुआ है ना ये है, और इसी के अंदर जो है आपको ये प्रकार मिलेगा। और जो ह्रस्व दीर्घ आता है वो उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार है, जो कि 3 प्रकार। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है भाई, इसको भी समझो। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। देखो भाई, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात हम किसी जब स्वर को उच्चारित, जैसे अ, इ, उ, री, कम लग रहा है ना भाई, अ, इ, उ, री, तो यही ह्रस्व स्वर है। और यही जो है 4 प्रकार, देखो इसमें बड़ा ई का मात्रा या बड़ा मात्रा नहीं है ना, इसलिए उच्चारण में कम लग रहा है। मान लो यहाँ पर अ की जगह में आ रखो तो आ, अ,
आ में ज़्यादा लग रहा है ना भाई, क्योंकि ये सब बड़ा है। तो अ ई उ री ये ह्रस्व स्वर है, क्योंकि उच्चारण में बहुत कम समय लग रहा है। ठीक है भाई। ह्रस्व के बाद में आता है दूसरा आपका दीर्घ स्वर। देखो अब दीर्घ, तो जिन स्वरों के उच्चारण में अभी जो हमने लघु स्वर का उच्चारण किया उसकी तुलना में ज़्यादा लगता है। ठीक है, अर्थात जो लघु अभी जो हमने उच्चारण किया है उसकी तुलना में दोगुना जब समय लगे या उससे ज़्यादा समय जब लगता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कह देते हैं। अब ये कितने प्रकार है क्या है, देखो भाई। तो आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, आ ई उ ए ओ औ, ये क्या है आपके दीर्घ स्वर है। उसके बाद में तीसरा आता है हमारा प्लुत स्वर। अब प्लुत देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, अर्थात इन दोनों स्वरों की तुलना में अत्यधिक समय जब लगता है ना तो वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। और जब किसी को पुकारना है तब इसका उपयोग होता है। कौन हवागा ऐसे बोलते हैं ना भाई, कहाँ ऐसे बोलते हैं, घर में कोई आया रहता है तो यही क्या कहलाएगा भाई, आपका प्लुत स्वर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इसको विशेष ध्यान देना है भाई। ये जो स्वर है वो किसके आधार पर हुआ आपके उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, तो ये है उच्चारण काल के आधार पर जब प्रश्न आपके पेपर में आएंगे 3 प्रकार, भूलना मत भाई। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार। ठीक है, तो ये कोई मुख्य प्रकार नहीं होता है भाई। अब आगे बढ़ जाइए। तीसरा बिंदु आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार। अब जब जीभ से प्रयोग करते हैं ना तो इसके प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के क्या क्या है भाई, एक तो अग्र मिलेंगे अर्थात आगे वाला भाग, एक मध्य मिलेंगे और एक पश्च मिलेंगे, है ना। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3, याद रखना। जीभ जब होगा अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च। अब जब अग्र की बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग जब उपयोग में लाया जाता है तो वह क्या कहलाता है, अग्रस्वर। जैसे ई, देखो जीव के एकदम टीप वाला भाग ला हमन उपयोग करत हन, है ना भाई। ई, ए अंदर से नहीं आ रहा है। री एकदम टीप चोखू को तिले हम उपयोग करथन तो अग्रस्वर कहलाते। ठीक है भाई। इसी में दूसरा देखो मध्य स्वर, जीभ के प्रयोग के आधार पर दूसरा आ गया ख, ये है मध्य स्वर। अब देखो इसमें जीभ के मध्य भाग जब उपयोग में लाया जाए तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ अ अ अ, देखो अ जीभ के मध्य भाग आ रहा है उपयोग में। ठीक है भाई। और तीसरा आ जाता है पश्च स्वर। अब पश्च मतलब पीछे, तो जीभ का पिछला भाग आ ऊ, लेकिन यहाँ पर याद रखना भाई, यहाँ पर आपके अभी तक जो प्रश्न बना है इसमें जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की स्वर होते हैं जब आएगा डायरेक्ट 3 प्रकार बोलना, अग्र मध्य और पश्चात, और पेपर में यही बना है। ठीक है, अभी तक का यही बना हुआ है भाई पेपर में, तो इसको आपको विशेष याद रखना है। अब इसमें चौथा आता है होठों की स्थिति के आधार पर। अब देखो होठ के आधार पर भी हम कुछ शब्द निकालते होंगे, कुछ वर्ण स्वर निकालते होंगे, है ना भाई। तो अब ये क्या है, तो इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं होठ के स्थिति के आधार पर। अब होठ की स्थिति कैसे, एक तो है वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। देखो वृत्त मतलब गोल, जब हम अपन होठ ला गोलवा बना लेथन तो वह वृत्तमुखी कहलाते। और जब हम अपन होठ ला गोलवा नहीं बनान
तो वह अवृत्तमुखी कहलाती है। अब मान लो जब वृत्तमुखी हम अपन होठ को बना रहे हैं तो जो स्वर निकल रहा है जैसे ऊ ओ, होठ गोल भरना है ना भाई, ऊ ओ औ तो ये वृत्तमुखी है। अब जब होठ जो है गोल ना बने तो उसको अवृत्तमुखी कहेंगे। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो है गोल नहीं बनता, जैसे आ ए ई, क्या गोल बन रहा है, ई करके देखो भाई, गोल बनाओ और इसका उच्चारण करो, आएगा क्या, नहीं, थोड़ी आएगा भाई, गोल करोगे तो ओ बन जाएगा। आपका उच्चारण मान लो अ है और आपको वृत्तमुखी में उच्चारण करना है तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये तो है होठ की स्थिति के आधार पर जब प्रश्न आएगा तो दो प्रकार का होता है, याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो ये सभी जिनके बारे में मैंने अभी बात की है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इन्हीं में से आपके जो विविध परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था वर्ण, स्वर और व्यंजन वाला जो चैप्टर था, जो कि आपके प्रश्न जो है इससे बने हुए हैं। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं व्यंजन क्या होता है, जिसको कंसोनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, व्यंजन जिनको कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है, और स्वर और व्यंजन ही आपके मूल है वर्णमाला के अंदर, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आप मैंने स्वर बताया, स्वर के कोई 3 मुख्य प्रकार नहीं होता भाई, स्वर के जो अलग अलग भेद, अलग अलग प्रकार है, उसके अंदर से आपके प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन की कि आखिर ये व्यंजन होता क्या है। सबसे पहले समझो तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। देखो मैंने कहा था, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, क को जब बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आ जो है निकल रहा है, अ निकल रहा है ना भाई, अर्थात व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। यदि हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली स्वर उसमें चिपका हुआ है। ठीक है भाई, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। एक परिभाषा ये है भाई, इसके बिना आप बोल नहीं सकते व्यंजन को। ठीक है, समझ गए ना आप। देखो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। हिंदी में 39 व्यंजन होते हैं। क्या क्या है भाई, तो एक तो है स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होंगे, अंतस्थ व्यंजन 4 होंगे, ऊष्म व्यंजन भी 4 होंगे, संयुक्त व्यंजन भी 4 होंगे, और द्विगुण व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, तो 16 और 25 आप निकालोगे तो देख लेंगे इसमें, है ना, कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन 39 होता है भाई। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्यंजनों के प्रकार की। तो हिंदी वर्णमाला की बात होती है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई व्यंजन के? 5 प्रकार। अब ये क्या क्या 5 प्रकार होंगे? तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन, और पांचवा है द्विगुण व्यंजन। और व्यंजन के 5 जो प्रकार हैं आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अब चलिए हम इन्हीं 5 प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करें। तो सबसे पहले हमारा आता है स्पर्श व्यंजन। अब देखो यहाँ पर स्पर्श का मतलब छू दे तब व्यंजन बन गए वाली बात नहीं है भाई, चीज़ों को आप समझो, है ना। चीज़ों को आपको समझना होगा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छू कर निकलती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात साथियों, जिन व्यंजनों के, अब मान लीजिए मैंने कहा का व्यंजन जिनका उच्चारण मैं कर रहा हूँ,
तो जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का, देखो यदि ये जो जीभ है ना, ये मुंह के कोई न कोई जगह यदि छुही है ना, तो वो कहलाता है स्पर्श। अर्थात जब जीभ जो है हमारे मुंह को अगर स्पर्श कर रहा है तब हम उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है। और ये स्पर्श जो व्यंजन है साथियों 25 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या होंगे। ये आपका दिखाई दे रहा है स्पर्श व्यंजन है। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा, देखो 5 के क्रम में है, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के रूप में होते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद करना होगा? देखो पहले तो कंठ से होगा, फिर तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से। यहाँ जब मैंने याद किया था ना, यहाँ से क, कंठ से क हो जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, क ता मु द और ओ, तो ये क्या हो जाएगा? कतामू दओ। याद रखना भाई, कतामू दओ ये फॉर्मूला बन गया। कतामू दओ, कतामू दओ, कतामू। अब क से कंठ, ता से तालव्य, मु से मूर्धन्य, द से दंत, ओ से ओष्ठ या ओष्ठय भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कैसे आपका याद होगा। चूंकि साथियों आपने अनार आम बचपन में पढ़ लिया है, एक बार जब आप उसको देखोगे ना तो याद हो जाता है। ठीक है। तो आप कैसे करोगे? क ख ग घ अंगा, इस तरीके से आपको उसको दिमाग में बैठाना है भाई। तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। बस यही तो है। और ऐसे ही आपको ऑर्डर से इसको याद करना है। तो देखो कंठ, इनमें से कौन सा कंठ ध्वनि है? पेपर में आ गया, डायरेक्ट प्रश्न आता है भाई। इनमें से कौन सा कंठ ध्वनि है? आपको एक प्रश्न दे दिया है, ग ज द ब, कौन सा है भाई? तो ग है। कैसे में जानोगे? तो भाई कंठ शुरू में है तो क ख ग घ अंगा, फिर त में च छ ज झ इया, मुंह में ट ठ ड ढ न। इसको बस 55 का क्रम में आप रट लेना भाई, बहुत ही सरल है। ठीक है। तो क, देखो कंठ से होगा क क क, ख ग ग, कंठ से उपयोग हो रहा है ना भाई, कंठ का उपयोग यहाँ पर हो रही है। ठीक है। ख घ। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, इसमें से जो पहला वर्ग है याद रखना वो अल्प प्राण कहलाता है। और पहला, देखो भाई अल्प प्राण कौन कौन कहलाएगा? पहला, तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। और पांचवा जो है ना, देखो पहला और तीसरा, ये जो पहला और तीसरा कहलाएगा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा कहलाता है महाप्राण। और जो ये पांचवा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सब में, ये नासिक शब्द कहलाता है। जैसे मान लो मैं गंगा लिख रहा हूँ, चूंकि हम गंगा तो ऐसी लिखते हैं ना साथियों, लेकिन ये जो नासिक शब्द है यही यहाँ पर आता है। इसको हम गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं मित्र। ठीक है, अंगा, तो ये गंगा, ये शुद्ध उच्चारण के शब्द यही है, यही शुद्ध है भाई। यहाँ जैसे संचय हम बोलते हैं ना, संचय, जैसे यहाँ पे रहा है लास्ट में ये जो नासिक शब्द हैं जो आपका देखने को मिल रहा है, जैसे गंगा मैंने अभी बताया, तो इसी नासिक शब्द का उपयोग होता है। ठीक है भाई। ये सघोष है,
और पंचम अक्षर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना भाई, पंचम अक्षर जब बोलेगा तो भी ये कहलाता है अंगा, इया, रा, ना, मा, ये सभी पंचम अक्षर है। क ख ग घ अंगा पांचवा वाला पंचम अक्षर कहलाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ तालव्य मतलब तालु से च च, जीभ के ऊपर का जो भाग है ना च, तालु, वही तो कहलाता है भाई। तो तालु है। उसके बाद मूर्धन्य देखो ट, दंत देखो जिसको दांत से कहते हैं ट ट, तो ये जो दांत है जीभ को चीप रहा है, और ओष्ठ है अर्थात ओठ का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये स्पर्श व्यंजन है जो कि 25 प्रकार होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्पर्श व्यंजन से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं मेरे मित्र। अब हम बात करें यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ देखो, अंतस्थ मतलब यहाँ पर य र ल व, रट लेना भाई, रटना भी जरूरी है। अंतस्थ जब य र ल व, अंतस्थ बोलो मेरे साथ, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अंतस्थ 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 य र ल व। ठीक है, तो य र ल व अंतस्थ कहलाता है। य र ल व ये अंतस्थ कहलाता है। ठीक है, अंतस्थ क्या कहलाएगा भाई, य र ल। अब य जो है तालु से उत्पन्न हुआ, र मूर्धा से उत्पन्न हुआ, र रारे वाला, ल जो है दंत और मूल से मसूड़ा से, और वह जो है कंठ के भीतर से। ठीक है, तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर है भाई। अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट है व्यंजन में, तीसरी जो प्रकार है उष्ण या संघर्षी। देखो ये तो नाम से स्पष्ट है भाई, उष्ण मतलब जहां जिस वर्ण के या जिस वर्ण के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में गर्मी निकलती है, उसको गर्म हवा जब आती है तो उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे स बोलो और अपने हाथ के त्वचा को पास में रखो मुंह के पास, स देखो भाप जैसा निकल रहा है, श ह स ह निकल रहा है। तो गर्म हवा जब निकलती है ना तो वही उष्ण कहलाता है, उष्मा अर्थात गर्मी। तो स ह ये उष्ण व्यंजन है। ठीक है भाई, उसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। देखो अब संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, अर्थात दो व्यंजन जब आपस में जुड़ा होगा तो वो संयुक्त कहलाएगा। तो जो व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 है भाई, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। याद रखना, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त भी 4, अक्षत्र ज्ञ स्र, अक्षत्र ज्ञ स्र, अक्षत्र ज्ञ स्य, अक्षत्र ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद में आता है आपका द्विगुण। अब जो 2 गुण प्रदर्शित कर रहा है द्विगुण व्यंजन, तो अंगा और अहा, ये द्विगुण व्यंजन कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये व्यंजन है, और व्यंजन के 5 प्रकार के अंदर हमने देखा है। बेहतरीन तरीके से हमने कोशिश किया कि आपको इस वर्णमाला की जानकारी दे दें, स्वर और व्यंजन के बारे में बड़े विस्तार से आप तक साझा हो सके, हमने कोशिश किया है। ठीक है भाई, उसके बाद वर्तनी आएगी, और वर्तनी को आपको हम बताएंगे। चलिए तो फिर आज ही के सेशन में हम वर्तनी को भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये आपके वर्णमाला सेक्शन का ही एक पार्ट है वर्तनी, तो हम उसी को यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है देखो भाई, वर्तनी तो किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। अर्थात शुद्ध मात्राओं के साथ जब हम उच्चारण करते हैं या जब शुद्ध मात्राओं के साथ जब हम लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्तनी कहलाता है। और वर्तनी को अक्षरी या हिज्जे भी कहा जाता है। ठीक है,
वर्तनी को लिखते समय काफ़ी सारी सावधानियां हमको ध्यान देना है भाई। और जब आपने वर्तनी अगर जान लिया ना साथियों, वर्तनी यदि आपने पढ़ लिया ना, तो यकीन मानिए आपके जो होने वाली त्रुटियां हैं वे कम हो जाएंगी। तो लिखते समय हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है? सबसे पहले है वर्णों के लिखावट में सावधानी। अब जब आप कोई भी वर्ण लिख रहे हो तो सावधानी, जैसे ख को लिखते समय ध्यान दें कि ख को र ना लिखा। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, और ये केवल हम गलती नहीं, हमारे शिक्षक गलती करते हैं, बड़े बड़े लोग गलती करते हैं। सही ख का क्या है भाई, ये जो ये र जैसा बना है ना, इसके साथ जब जुड़ा होगा तो ये सही ख है। और हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं और ये जो र जैसा दिख रहा है वो नीचे से जुड़ा ही नहीं, और इसको हम ख नहीं पढ़े, ये तो र हो गया मित्रों। ख मतलब जो नीचे से पूरी तरीके से जुड़ा है यही वास्तविक ख है। और जब आप इस तरीके से जब लिख रहे हो ना, तो ये बोलोगे कि ख है, ये ख नहीं है, शुद्ध ख नहीं है भाई, याद रखना। जब ये नीचे से ऐसे आकर जुड़ जाता है तब ये बनता है ख। और जब इसको आप ख लिखे हैं बोल रहे हो और इस तरह से लिख रहे हो तो इसका पूरा अर्थ बदल गया, र हो गया। तो इसको आपको समझना है। इसको उदाहरण से समझो कैसे इसका अर्थ बदलता है। देखो हमने लिखा रवाना, अब ये खाना भी दिख रहा है ना आपको, देख लो। अब रवाना मतलब होता है चले जाना और खाना मतलब होता है भोजन करना। देखो जब हमने नीचे को नहीं जोड़ा पहला वाले में तो ये रवाना बन गया। रवाना मतलब चला गया, चला जाना। तो अर्थ बदल रहा है ना भाई, तो इसको विशेष ध्यान देना है। चाहे आप कितना भी पास में लिखो, उनसे मतलब नहीं है भाई। आप देख लेना किसी भी हिंदी के पुस्तक में ये नीचे से जब आपको जुड़ा हुआ मिलता है ख, ठीक है, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसमें शिरोरेखा। शिरोरेखा मतलब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें शिरोरेखा जो तोड़ी जाती है, जैसे ध, थ। अक्सर मैंने भी इसको देखा है, ठीक है भाई। जैसे हमने मान लीजिए कुछ भी लिखा, जैसे भाषा मैं लिखता हूं तो ये हमने लिख दिया भाषा। अब हमने भाषा लिखा, भ में कुछ किया नहीं, पूरा जो है ऐसे कर दिया। तो हमेशा याद रखना जब हम भ या कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो अगर ये ऐसे पूरा डाल रहे हैं तो ये गलत भ है। शिरोरेखा जब हम बना रहे हैं अर्थात ऊपर की रेखा, छोटा सा ये गैप दिखाई देगा ऊपर में, जैसा कि आपको सब में दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, तो ये होता है शिरोरेखा। ठीक है, जैसे अधर्म लिखे हैं, कभी, कक्षा, शुरुआत सब में आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा आता है संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त, अब यहाँ पर वही चीजें आ गई। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मिला हुआ। तो जब दो वर्णों से मिलकर कोई वर्ण बनता है तो वह क्या कहलाता है भाई? आपका संयुक्त वर्ण कहलाता है। जब हम व्यंजन को आधा आधा बनाते हैं तो लिखते समय बहुत सारी गलतियां। अब अक्सर हम देखते हैं ना, जैसे द्वार, मैंने लिखा द्वार तो कई साथी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। ठीक है भाई, देखो जैसे द्वार, चूंकि ये आप टाइपिंग करोगे तो ऐसा ही आता है। ये द लिखा है, मतलब ये याद रखना, ये क्या है भाई? द्वा है, इस तरीके से। अब मान लो हमने कहा द्वार लिखने को, तो बच्चे क्या करते क्या हैं, इस तरीके से इसमें द लगा देते हैं और इस तरीके से बना देते हैं, और ये भी जो है गलती है। विद्यालय भी लिख रहे हो तो भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है भाई। हाँ, संयुक्त वर्ण के रूप में भी आप जैसे ब्रह्मा देख लेना भाई,
ब्रह्मा, ऐसे कई साथी लिख देते हैं, जबकि ये क्या है भाई, ब्रह्मा, ब्रह्मा, ऐसे तरीके से आप उच्चारण इसको लिखते हो। तो इसको भी लिखने में आपकी उच्चारण आती है, र को भी लिखने में उच्चारण होता है, इसमें गलतियां होता है। ठीक है, जैसे प्रकाश। अब मान लो प्रकाश लिखना है और गृह लिखना है, तो कई साथी क्या करते, जैसे गृह लिखना है तो र में इस तरीके से गलती कर रहे हैं, गृह। तो ये जो र है ना साथियों, ये दो तरीके से, एक तो ये वाला र का संयुक्त रूप, ठीक है, जिसमें र जो है रारे रा, प्रकाश, र का रेफ रूप। देखो र आधा होता है, र का रेफ रूप में र आधा होता है, और रेफ रूप जब र आता है तो जैसे वर्ग लिख दिए ऊपर में, ऊपर का रारे रा वाला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो समस्या आती है। अब जब र में छोटा ऊ का बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं तब भी गलतियां होते हैं। अब जैसे मैंने कहा रूपा, जैसे मान लीजिए रूपा में बड़ा ऊ है, तो भाई बड़ा ऊ में थोड़ा सा ये लंबा जाता है ना, तो इसको भी हम छोटा ऊ रहे या बड़ा ऊ रहे, सब हम वैसे ही कर देते हैं, है ना। तो ये भी एक एरर है, इसको भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। वर्णों के उच्चारण में सावधानी। देखो अभी हमने लेखन में सावधानी देखी, अब हम उच्चारण में सावधानी देखते हैं। देखो यदि स के बाद क से म तक में कोई भी व्यंजन आता है तो उच्चारण में स से पहले ई की ध्वनि आती है। देखो वहां ई उपस्थित भले ही नहीं होता, जैसे जैसे स्टेज, हमने कहा एक शब्द कहा स्टेज, तो स के बाद क से म तक देख लो, मान है ना, स के बाद यदि क से म में से कोई भी व्यंजन आपको मिल रहा है, ये जो स है उसके बाद क से म तक, तो उसमें स से पहले ई की ध्वनि आती है, जहां लेकिन वहां ई नहीं होता। जैसे स्टेज, स्कूल, इस देखो स्टेज लिखा मैंने, क ख ग घ अंगा म प फ ब भ म, तो यहाँ पर देखो क के बाद में जो भी ध्वनि आ रही है, जैसे ट आ रही है, तो इसको जब उच्चारण हम कर रहे हैं, स्टेज, ई तो नहीं है लेकिन इस ई आ रही है ना भाई, स्टेज, स्कूल, स्थाई। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। इसके बाद में देखो यदि स के बाद या से ह तक में कोई व्यंजन आता है, देखो यहां पर मैंने कहा स के बाद क से म तक में कोई भी व्यंजन आता है, ठीक है, ठीक वैसे ही यदि स के बाद या से ह तक में यदि कोई व्यंजन आता है तो उनका जो उच्चारण है, स की ध्वनि स ही उत्पन्न होती है, ई उत्पन्न नहीं होगी। जैसे स्याही, स्याही बोलते हैं क्या, नहीं, इसको क्या बोलते हैं, स्याही, स्लेट, स्लाइड, स्लीप। तो ये उच्चारण है, कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है ढ, अंगा, ढ का प्रयोग कैसे कैसे, और ड, ये अंगा ढ नवीन वर्ण है, और ढ का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि ढ का प्रयोग ढ का प्रयोग जो है पहला वर्ण छोड़कर अन्य कभी भी हो सकता है। जैसे ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड हम लिख रहे हैं, है ना भाई, तो निडर, पंडित, देखो ये सभी में आपका उपयोग हो रहा है। जैसे गड्ढा, ढोलक, तो ढ का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि याद रखना केवल ढ है ना, जैसे ढक्कन, वो शब्द के शुरू में उपयोग होगा, लेकिन जब बीच में प्रयोग होता है वो, या लास्ट में जब वो प्रयोग होता है, ठीक है, अगर वो बीच में प्रयोग हो रहा है, नीचे बिंदी वाला ढ इसमें उपयोग जो है होता है। याद रखना शुरुआत में होगा केवल ढ, बिंदी वाला ढ जब बीच में प्रयोग होता है। ये है ढ, ड, ड का प्रयोग।
ठीक है भाई, तो इन चीज़ों को आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। और इसी में आपके आते हैं विराम चिन्ह, और विराम चिन्हों को हम आज की सेशन में ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि विराम चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा है साथियों, और कल से हम इस पर बात करेंगे विराम चिन्हों पर। देखो चलिए हम विराम चिन्ह को भी कर ही लेते हैं, क्योंकि विराम चिन्ह जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आज की ये जो ख़त्म ही हो जाएगा, तो छोटा सा इसको हम वैसे भी ज़्यादा नहीं किए हैं, बिल्कुल आपको पहचान पर ही ध्यान देना है विराम चिन्हों में। तो चलिए विराम चिन्ह पर हम क्लास ले लेते हैं, इसको कर ही लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो विराम चिन्ह भाई, जब हम चाहे उच्चारण करें या लिखें, तो जब इस चाहे उच्चारण कर रहे हो चाहे लिख रहे हो, उस दौरान जब हम कोई भी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वो विराम चिन्ह है। जैसे विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है विराम, विश्राम या ठहराव, ठीक है। अर्थात जब कोई भी हम वाक्य बोल रहे हैं उस बीच में जब हमको रुकना होता है, ठहराव करना होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। लेखन कार्य में भावों या विचारों को ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। और श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। कितनी बताई गई है भाई? 20 बताई गई है, जो कि कामता प्रसाद जी के अनुसार ये जो विराम चिन्ह है वो बताई गई है 20। तो इन सभी विराम चिन्हों में, ठीक है, ये जो आपको पूर्ण विराम दिख रहा है, जो डंडा जैसा रहता है ना पूर्ण विराम, यही जो है आपके इसी को छोड़कर सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। आपके जो डंडा वाला विराम चिन्ह बस नहीं है अंग्रेजी भाषा से, बाकी सभी विराम चिन्ह जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। देखो भाई, सबको पहचानते चलना है। देखो पूर्ण विराम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक लंबा इस तरीके से डंडा जब होती है, राम स्कूल जाता है, पूर्ण विराम लिख दिए, है ना। उपविराम, अब जब यहाँ पर जब 2 बिंदी आपको ऐसे दिखाई देगा तो ये है उपविराम। अर्धविराम, जब इस तरीके से एक बिंदी और एक छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, ये अर्धविराम है। अर्श लिखा है भाई, उसको संभाल लेंगे थोड़ा सा, अर्धविराम है। अल्पविराम, अल्पविराम सभी जानते हो, इस तरीके से कोई भी वाक्य के बीच में जब डालते हो अल्पविराम है। प्रश्नवाचक, जब हम प्रश्न पूछते हैं तब प्रश्न, जब आश्चर्य की बात आती है, आह कतका सुंदर फल है बोलते हैं ना, तो ये विस्मयादि होता है। तुम्हारा क्या नाम है? तो प्रश्नवाचक होगा, ठीक है भाई। अगला आ जाइए, उद्धरण चिन्ह नाम सुने होंगे, जिसको अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे कोई भी कथन दिया जाता है ना, तो उसको उद्धरण चिन्ह के अंदर ही क्या करते हैं भाई? डालते हैं, ठीक है। योजक संयोजक चिन्ह, जैसे डेश देते हैं ना बीच में, इसको ओजक, इसी को क्या कहते हैं? संयोजक योजक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है भाई। जैसे माता पिता लिखते हो ना, माता और पिता, इस तरह से, तो माता पिता जब आप लिख रहे हो, बीच में आप योजक चिन्ह डालते हो ना, तो ये है। निर्देशक चिन्ह, ये जो है आपके थोड़ा सा लंबा आपको देखने को मिलते हैं, निर्देशक चिन्ह। आप विवरण चिन्ह, देखो कोई भी आप जब लिखते हो ना टॉपिक, तो इस तरीके से आप बिंदी लगा के ऐसे आगे लिखते हो, उसका पूरा विवरण देते हो, तब इसको कहते हैं विवरण चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, ये कोष्टक लिखा हुआ है भाई, कोष्टक है, 3 प्रकार की कोष्टक, छोटा मंजिला बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब विस्मरण हंस पर त्रुटि बोधक, देखो जब आपसे कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसी त्रुटि को ऊपर में इस तरीके से करके लिखते हो, है ना, तो यही क्या कहलाती है? आपका त्रुटि बोधक कहलाती है। लाघव, अब लाघव जो संकेत है, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं ना, तो नीचे में इस तरीके से बिंदु लगा देते हैं, यही बिंदी क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है, ठीक है भाई। अब लोप चिन्ह देख लो, ये जो डॉट डॉट के रूप में जो दिखाई दे रहा है ना, यही लोप चिन्ह है। दीर्घ उच्चारण या प्लुत, जैसे स, जैसे हम गाना गाते हैं ना,
हे ला 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 ला, इस तरीके से। तो ये जो स अ ये जो स्वर आपको जो दिख रहा है ना, प्लूत चिन्ह इसी को बोलते हैं, है ना। कोई भी हम गाना गाते हैं, हे ला ला, हे तो हे, उसको हे को लमा रहे हैं ना हम लोग, तो इसी का उपयोग कर रहे हैं। अब पुनरुक्ति या अनुवृत्ति, तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है पुनरावृत्ति का है। टीका सूचक, दो आपको जो दिख रहा है देख लीजिए, ये टीका सूचक चिन्ह है। रेखा चिन्ह जो आपको नीचे में ऐसे लंबा रेखा दिख रहा है ना, यही रेखा चिन्ह है। और तुल्यात्मक, जब दो आपस में तुल्य करते हैं तो भाई बराबर इस तरीके से करते हैं ना, तो यही तुल्यात्मक है। अथवा, अथवा को आबलिक ही बोलते हैं ना भाई। तो भाई कुछ भी लिख रहे हैं तो आबलिक करके लिखते हैं, तो उस अर्थात जैसे मान लो हमने कहा सीखना, और सीखना को आबलिक करके हम अधिगम भी लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? सीखना को ही अधिगम कहते हैं, सीखना अथवा अधिगम। ठीक है भाई। उसके बाद आता है समाप्ति चिन्ह। तो समाप्ति चिन्ह भी आपको दिख रहा है, ये देख पा रहे होंगे भाई, ये सभी विराम चिन्ह हैं। और विराम चिन्ह से एक प्रश्न आपके बनता ही है भाई, सीजी टेट में हो या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में हो। ठीक है, तो इन चिन्हों को विशेष आपको ध्यान देना होगा, जरूरी चीज़ें हैं भाई। ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल की सेशन से हम लिंग पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर साथियों, जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी साथियों तक साझा कर रहा हूँ। जो भी साथी हमारे पेड क्लास खरीदना चाहते हैं, सिर्फ हिंदी विषय को 100 रुपये के शुल्क में आप खरीद पाओगे। सिर्फ 100 रुपये शुल्क में प्रत्येक विषय, हिंदी की 100 रुपये, अंग्रेजी की 100 रुपये, बाल विकास 150, पर्यावरण 150, गणित की 150। तो इस तरीके से हमने रखा हुआ है, आप बिल्कुल खरीद सकते हो भाई। कम, देखो हमने बहुत ही कम फीस इसलिए रखा ताकि हर वर्ग तक जो है पहुंच सके और हर साथी जो है पढ़ सके, और हर किसी को भाई आगे आने का अधिकार है। अब केवल राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा साथियों, हर वो इंसान में क्षमता है राजा बनने का, हर उस इंसान में क्षमता है सरकारी नौकरी पाने का, और आप में जुनून है, मेहनत है, आप पाओगे, आप सीजी टेट निकालोगे, आप शिक्षक भर्ती निकालोगे और आपकी नौकरी भी लगेगी। तो चलिए इस क्लास में ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में चर्चा होगी, लिंक पर बात करेंगे। ठीक है, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।